तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नेटवर्क थ्योरम की इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज नेटवर्क थ्योरम्स? मतलब ऑब्वियस सी बात है, नेटवर्क थ्योरम इज अ सॉल्विंग टेक्निक, सर्किट सॉल्विंग टेक्निक। ठीक है, किसी भी सर्किट में, किसी भी नेटवर्क में जब हमें कोई पैरामीटर, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर लाइक वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, रेजिस्टेंस, ठीक है, कुछ भी इस तरीके से कोई भी पैरामीटर अगर हमें उसके पता करना होता है तो हमारे पास और भी मेथड्स हैं लाइक मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, केसीएल, केवीएल। अब जब सर्किट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, देन आपको ये जो नेटवर्क थ्योरम होता है बहुत ही सिंपल मेथड प्रोवाइड करता है सर्किट को सॉल्व करने का और ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करने का, लाइक वोल्टेज, करंट, पावर, ठीक है, करंट, रेजिस्टेंस एंड एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हैं उनको फाइंड आउट करने का एक आसान सा तरीका। ठीक है, ओके। तो अगर एक सिंपल लाइन में बोलें तो क्या बोल सकते हैं कि नेटवर्क थ्योरम इज अ मैथड, इज अ मैथड मैथड टू रिड्यूस मैथड टू रिड्यूस अ कॉम्प्लेक्स सर्किट into a simple equivalent circuit, into a simple equivalent circuit। ठीक है, what is network theorem? This is the method to reduce a complex circuit into a simple equivalent circuit। सिंपल कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मतलब फॉर एग्जांपल व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, पहले वो समझते हैं। सपोज यहां पे आपका एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे आपका एक वोल्टेज सोर्स लगा है, देन यहां पे आपका अगेन एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सपोज यहां पे आपका क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, डन। उसके बाद देन अगेन यहां पे एक और रेजिस्टेंस, देन यहीं से यहां पे एक और वोल्टेज सोर्स, कुछ इस तरीके से। मतलब बेसिकली जितना कॉम्प्लिकेट सर्किट को जितना कॉम्प्लिकेट कर सकते हो काइंड ऑफ, वो आप समझ लो कि इस तरीके से। अब मान लीजिए यहां पे एक और वोल्टेज सोर्स आ गया, एक वोल्टेज सोर्स और आ गया, यहां पे सिंपल एक ब्रांच और लगा दिया, देन यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, देन यहां पे एक सिंपल सा करंट सोर्स लगा दिया, I इक्वल टू सपोज 5 एम्पियर, कुछ इस तरीके से। तो अब आप ये समझो, अभी आपका एक ये बहुत अभी कॉम्प्लेक्स सर्किट बन चुका है, ठीक है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट बन चुका है। तो इस सिचुएशन में सपोज आपके दिमाग में आ रहा है सर नेटवर्क ही तो सॉल्व करना है, काम करते हैं मेश एनालिसिस लगा देते हैं, काम करते हैं नोडल एनालिसिस लगा देते हैं। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस, अगर सपोज मेश एनालिसिस करते हो आप, सपोज मेश एनालिसिस करते हो तो कितने इक्वेशंस बनने वाले हैं बताना जरा। फॉर मेश एनालिसिस कितने इक्वेशन बनेंगे, फॉर मेश एनालिसिस कितने इक्वेशन बनेंगे? जितने लूप्स हैं, जितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो लूप कितने हैं, 1 2 3 4 5, काइंड ऑफ 5। तो अब 5 इक्वेशन के साथ कहीं ना कहीं चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, I1 I2 I3 4 I5 I4 I5। कल हमने I1 I2 I3 भी 3 लिया
उसमें आप लोग सरवाइव नहीं कर पाए। समझ रहे हो, मतलब 3 कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगी। तो इसी तरीके से अगर हम 5 इक्वेशन ले लेंगे जिसमें I1 I2 I3 I4 I5 हो जाएंगी, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब आपके दिमाग में आ रहा है सर नोडल एनालिसिस कर लेते हैं। आपके दिमाग में ये आ रहा है सर नोडल एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस अगर सपोज आप करना चाहते हो, सपोज अगर आप नोडल एनालिसिस करना चाहते हो, तो क्या मुझे बता सकते हो यहाँ पे कितने नोड्स बन रहे हैं? एनीवन? नंबर ऑफ नोड्स कोई बता सकता है? नंबर ऑफ नोड्स, दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस। नंबर ऑफ नोड्स काउंट करो, 1 2, देन यहां पे आ जाओ 3, देन 4, देन 5। अगर यहां पे रेजिस्टेंस होता देन आपका 6। नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स, ये बात सबको क्लियर है? नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड, 6 प्रिंसिपल नोड हैं यहां पे। तो चलो मान लो 6 प्रिंसिपल नोड हैं, अगर आपने एक रेफरेंस भी ले लिया तब भी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। तब भी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने बनने वाले हैं? 5 बनने वाले हैं। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, तब भी हमारे लिए क्या होता जाएगा? नेटवर्क को सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को इजी वे में सॉल्व करने का एक मेथड होता है जिसका नाम है नेटवर्क थ्योरम्स। क्या बात यहां तक क्लियर है? ऐसे सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजी वे में सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक टेक्निक होता है जिसका नाम है नेटवर्क थ्योरम्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क थ्योरम्स? अभी बताया, दिस इज द मेथड टू रिड्यूस अ कॉम्प्लेक्स सर्किट इनटू अ सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट। अब कॉम्प्लेक्स सर्किट होता क्या है? इट मे हैव मेनी मैसेज। व्हाट इज कॉम्प्लिकेटेड सर्किट? मेनी मैसेज या फिर मेनी नोड्स या फिर मेनी सोर्सेज। समझ लो, मेनी सोर्सेज। तो इस तरीके से आपके ढेर सारे आपके एलिमेंट भी हैं। तो अब अभी ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब सपोज, अब देखो नेटवर्क थ्योरम लगता क्या है, ध्यान से सुनना आप इस बात को। जब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में आपसे करंट या वोल्टेज या पावर या एनर्जी, इस तरीके से कोई भी क्वांटिटी पूछी जाए, पूरे सर्किट में से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे ये सारे पैरामीटर अगर पूछे जाएं, तो आपको क्या लगाना है? नेटवर्क थ्योरम्स। अब जब सारे नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ लोगे, देन आपको रियलाइज होगा कि कौन से सर्किट में कौन सा थ्योरम लगाना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पॉइंट क्लियर है सबको? इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में किसी एक ब्रांच, किसी एक एलिमेंट में अगर आपको करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, इस तरीके से कुछ भी कैलकुलेट करना है, तो देन हम क्या करेंगे? नेटवर्क थ्योरम्स लगाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब जितने भी थ्योरम्स होते हैं, सबके लिए जो पहली लिमिटेशन है, लगभग एक थ्योरम्स को छोड़ के लगभग बाकी सारे थ्योरम, जितने भी थ्योरम्स होते हैं, वो उनके सारे थ्योरम्स की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि नेटवर्क थ्योरम्स आर एप्लीकेबल ओनली टू अ लीनियर सर्किट। नेटवर्क थ्योरम्स आर applicable
only to a linear circuit। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज लीनियर सर्किट। हमने क्या बोला कि नेटवर्क थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नेटवर्क थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ लीनियर सर्किट। तो अब अगला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज लीनियर सर्किट, व्हाट इज लीनियर सर्किट। ठीक है, अब लीनियर सर्किट की डिफिनीशन पे आते हैं, देन हम आएंगे तब आगे प्रोसीड करेंगे। तो आई होप तुम्हें एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग बन रहा होगा धीरे धीरे कि व्हाट इज नेटवर्क थ्योरम और हम लगाएंगे कब और उसकी लिमिटेशन क्या होने वाली है। सो नेटवर्क थ्योरम्स आर एप्लीकेबल ओनली टू अ लीनियर सर्किट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लीनियर सर्किट, व्हाट इज लीनियर सर्किट, व्हाट इज लीनियर सर्किट। ठीक है, तो देखो जो लीनियर सर्किट होता है, कोई भी सर्किट लीनियर तब होता है जब वो आपके दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। कोई भी सर्किट लीनियर सर्किट तब होता है जब वो दो प्रॉपर्टी को फॉलो करे। कहने का मतलब लीनियर सर्किट इज मतलब कोई भी सर्किट है अगर वो लीनियरिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, लीनियरिटी मतलब लीनियर शो कर रहा है, इसका मतलब उसको उसके लिए दो कंडीशंस है। पहला क्या है, होमोजेनिटी। सारी चीजें बहुत डिटेल अच्छे से समझेंगे, बस आराम से आप सुनते जाना। होमोजेनिटी एंड सेकेंड वन इज एडिटिविटी, सेकेंड वन इज एडिटिविटी। मतलब क्या हुआ कि लीनियर सर्किट जो है, अगर कोई सर्किट लीनियर है तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, दो चीजें, होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी। जैसे आप कभी भी किसी ऑफिस में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए जाते हो तो वो देखते हैं कि ये इस लायक है या नहीं है। तो काइंड ऑफ उन्होंने अपना खुद का क्राइटेरिया रखा होता है कि लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपको बीटेक डिग्री चाहिए, ठीक है, और इतने मार्क्स होने चाहिए। तो इन द सेम मैनर अगर कोई सर्किट लीनियर है तो उसके लिए दो क्राइटेरिया है, दैट इज व्हाट, होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी। ठीक है, होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज होमोजेनिटी एंड व्हाट इज एडिटिविटी। फिर से समझ लो, सबसे पहले जो नेटवर्क थ्योरम्स होता है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजी बनाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब नेटवर्क थ्योरम कौन से सर्किट पे लगता है, हमेशा नेटवर्क थ्योरम लीनियर सर्किट पे लगता है। अब लीनियरिटी को फॉलो, लीनियरिटी की कंडीशन क्या है, कैसे बोलेंगे कि सर्किट लीनियर है या नहीं है, दो कंडीशन है, होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी। अब अगेन हमारा क्वेश्चन फिर से रिमेन रहा कि व्हाट इज होमोजेनिटी एंड व्हाट इज एडिटिविटी। जब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेंगे तब से हम फिर रिटर्न जाएंगे कि अगर होमोजेनिटी एडिटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब सर्किट लीनियर है। अगर सर्किट लीनियर है तो मतलब उस पर हम थ्योरम्स लगा सकते हैं, और अगर थ्योरम्स लगा सकते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट बहुत ही आसान हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज होमोजेनिटी एंड व्हाट इज एडिटिविटी, व्हाट इज होमोजेनिटी एंड व्हाट इज एडिटिविटी। ठीक है, what is homogeneity and what is additivity। ओके, अब अगर होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी की बात करें तो देखो होमोजेनिटी मतलब होता क्या है। होमोजेनिटी वर्ड जो लिया गया है दैट इज टेकन फ्रॉम द होमोजीनियस, दैट इज टेकन फ्रॉम द होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम।
तो होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि इफ इफ इनपुट 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 मतलब एक्साइटेशन, इनपुट मतलब एक्साइटेशन, इफ इनपुट इज मल्टीप्लाइड बाय a constant, multiplied by a constant, then output मतलब रिस्पॉन्स इज मल्टीप्लाइड विथ सेम कांस्टेंट। बहुत ध्यान से समझना, क्लास मतलब एक छोटा सा भी डाउट नहीं रहेगा आपके दिमाग में, बस आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनते जाना। बस देखो मैंने क्या बोला कि कोई नेटवर्क थ्योरम तब लगेगा जब लीनियर होगा, लीनियर तब होगा जब होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी को फॉलो करेगा, होमोजेनिटी तब होगा जब एक्साइटेशन, अगर किसी एक्साइटेशन में मल्टीप्लाई कर रहा है किसी नंबर से तो आउटपुट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। हो सकता है आपको लैंग्वेज समझ में ना आई हो, कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो सपोज एक सर्किट है, अगर यहाँ पे इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस है, सपोज यहाँ पे क्या लिया हमने रेजिस्टेंस, अगेन एक यहाँ पे भी क्या लिया रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी यहां पे मान लो एक ब्रांच और है, यहां पे भी मान लो एक ब्रांच और है। अब समझना जरा, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। सपोज मतलब हमें सिर्फ इस ब्रांच में कितना करंट आ रहा है सिर्फ उससे मतलब है, इधर कितना जा रहा है डजंट मैटर, हमारे लिए दिस इज द रिस्पॉन्स, हमारे लिए दिस इज द रिस्पॉन्स। लाइक जैसे आप किसी रेंट पे रह रहे हो, ठीक है, मकान मालिक के घर ए पूरा आपका सोर्स आ रहा है, अब उसने 4 रूम पैरेलल में हैं, अब आपको अपने रूम से मतलब है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने रूम के बारे में जानना चाहोगे, न कि पड़ोसी के रूम में कितना करंट आ रहा है उससे। तो किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट, किसी पर्टिकुलर ब्रांच पैरामीटर को एनालिसिस करने का टेक्निक ही तो है थ्योरम्स, ठीक है। तो दिस इज योर करंट। तो अब यहां पे बात समझो, मान लो एक कुछ भी रहा होगा R1 R2 एंड R3, तो व्हाट इज होमोजेनिटी? होमोजेनिटी ये बोलता है कि मान लीजिए जब यहाँ पे 5 वोल्ट था, मान लीजिए यहाँ पे 15 वोल्ट था, तो यहाँ पे करंट आ रहा था 2 एम्पियर। ध्यान से समझना बात को, जब यहाँ पे वोल्टेज था 15 वोल्ट, यहाँ पे करंट आ रहा था 2 एम्पियर। जब यहाँ पे वोल्टेज हुआ 13 वोल्ट, जब यहाँ पे वोल्टेज हुआ 30 वोल्ट, मतलब वोल्टेज इज मल्टीप्लाइड विथ 2 टाइम्स, तो आपका जो रिस्पांस है दैट मस्ट बी 4 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप बताओ कि इनपुट एक्साइटेशन में आप किस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था? 2 नंबर से। अगर उसी नंबर से आपके आउटपुट में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 2 एम्पियर इंटू 2 दैट इज 4 एम्पियर, देन आप क्या बोलोगे कि ये जो सर्किट है ये होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ? फिर से पढ़ो अभी, इफ इनपुट एक्साइटेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट देन आउटपुट रिस्पांस इज मल्टीप्लाइड विथ सेम कांस्टेंट। क्लियर है सबको? होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर आप इनपुट को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका जो रिस्पांस है उसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब मैं फिर से फ्लैशबैक में ले जाता हूं कि नेटवर्क थ्योरम तभी लगेगा जब सर्किट लीनियर होगा।
सर्किट लीनियर तभी होगा जब वो होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी को फॉलो करेगा। व्हाट इज होमोजेनिटी, वो हम पढ़ रहे हैं। आई होप आप सबको समझ में भी आ गया होगा कि जिस पर्टिकुलर नंबर से आप इनपुट में मल्टीप्लाई करोगे, उसी पर्टिकुलर नंबर से या उसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से हमारा जिस भी एलिमेंट में आप एनालिसिस कर रहे हो, उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी। नाउ वी आर मूविंग फॉर एडिटिविटी। क्लियर है सबको? ठीक है। लाइक V इज इक्वल टू सपोज IR है, तो अगर V में किसी नंबर K से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो I ऑल्सो मल्टीप्लाइड विथ सेम पैरामीटर K। ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, होमोजेनिटी, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन किस पे, एडिटिविटी पे। ध्यान से सुनना, किस पे आ जाते हैं, एडिटिविटी पे। तो अब बात समझो, जैसे जैसे मान लीजिए एक यहां पे, पहले मैं लिखवा देता हूं स्टेटमेंट, देन आपको चीज को समझाता हूं। तो द एडिटिविटी property requires that the response to each input applied separately। अब इसका मतलब समझो, एक तरीका है एक तरीके से कि एडिटिविटी में करना क्या है, ध्यान समझना जरा। एक सर्किट है आपके सामने, सर्किट है, ठीक है, एक आपके सामने सर्किट है। तो इसमें मान लो एक रेजिस्टेंस यहां पे हो गया, देन एक अगेन एक सर्किट यहां पे है और एक वोल्टेज सोर्स यहां पे है, ठीक है। अब आप कर क्या रहे हो, आप इस पर्टिकुलर R1 एंड R2, सपोज हमारा टारगेट है R1, तो ये जो एडिटिविटी प्रॉपर्टी है क्या बोलता है कि एट अ टाइम आप एक वोल्टेज को मान लो अप्लाई किया आपने, ठीक है, समझना जरा। एट अ टाइम एक, जैसे आपने एक तरीके से सपोज आपने V1 अप्लाई किया था, तो आपका इस ब्रांच में करंट आया था 5 एम्पियर, ठीक है। और इसमें क्या बोलते हैं, जब आपने V2 अप्लाई किया था तब इस ब्रांच में करंट आया था 4 एम्पियर, ठीक है। V1 अप्लाई किया था तो जैसे मान लो V1 इक्वल टू क्या था, I1 इंटू R, ठीक है। जब आपने V1 अप्लाई किया था तो I1 इक्वल टू R। जब आपने V2 अप्लाई किया था उसी सर्किट में कितना वोल्टेज हुआ था, I2 इंटू R। बट ये V1 इज व्हाट, इसके करस्पॉन्डिंग, V2 इज व्हाट, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला वोल्टेज, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला वोल्टेज। अगर वो सर्किट एडिटिव है, मतलब उसे हम ऐड कर सकते हैं, मतलब जब हम उसको ऐड करें तो जो टोटल वोल्टेज होना चाहिए, दैट मस्ट बी सम ऑफ V1 एंड V2, अब और सिंपल लैंग्वेज में बात समझो। देखो, जैसे मान लीजिए आपने यहां पे जब वोल्टेज अप्लाई किया V1, तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप आया दैट इज 5 वोल्ट, सपोज 5 वोल्ट।
जब आपने सिर्फ अकेला V2 अप्लाई किया तो सपोज आया 4 वोल्ट, सपोज आया 4 वोल्ट इंडिविजुअली। बट जब आपने दोनों अप्लाई किया तो उस समय अगर सर्किट का वोल्टेज 9, मतलब इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज 9 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब वो एडिटिव कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ? V1 को लगाया तो 5 वोल्ट, V2 को लगाया तो 4 वोल्ट। जब आपने दोनों लगा दिया तो आंसर कितना आना चाहिए? 9। इसका मतलब हो क्या रहा है? इंडिविजुअली रिस्पॉन्स ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ये 9 नहीं हुआ तो समझ जाओ कि ये जो सर्किट है ये एडिटिव को फॉलो नहीं कर रहा है, एडिटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर हुई बात? लीनियरिटी एंड होमोजेनिटी क्या है, ये बात क्लियर हुई? देखो नाम से ही समझ जाओ, होमो मतलब सेम, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। एडिटिविटी क्या है? चलो फिर से सुन लो। देखो एडिटिविटी का सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो यहां पे आपने एक दूसरा सर्किट लेके समझाते हैं आपको। This is V1, this is V2, this is R1, this is R2 and this is R3। ठीक है, अब मान लो जब आपने वोल्टेज V1 लगाया, मान लो आपके सामने दो सोर्सेस थे, ठीक है, दो वोल्टेज सोर्स थे, तो आपने क्या किया? सबसे पहले V1 एक्टिव था, V2 डीएक्टिवेट था। ठीक है, V2 डीएक्टिवेट था, तो इसके क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज आया होगा, इसके क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज आया होगा। एग्री करते हो? जब V1 अप्लाई किया, V2 को काम में नहीं ले रहे थे, तो R3 के क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज आया होगा। ठीक है, तो जो भी वोल्टेज आया, सपोज जो भी वोल्टेज आया, सपोज दैट इज VA, दैट इज VA। इन द सेम मैनर जब हमने V2 वोल्टेज अप्लाई किया एंड V1 को डीएक्टिवेट किया, V1 को डीएक्टिवेट किया, तो उस समय इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आया VB। अब जब हम दोनों वोल्टेज को पैरेलल साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर उनका वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के क्रॉस V इज इक्वल टू VA प्लस VB आ गया, तो हम उस सर्किट को क्या बोलेंगे कि ये सर्किट एडिटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अब आगे आते हैं, तो हमारा पहले हम देखो, दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर थ्योरम्स, दिस वाज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर थ्योरम्स। तो थ्योरम्स क्या था? दिस इज द मेथड टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्स सर्किट इनटू सिंपल, जिसमें कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है? जिसमें बहुत सारे मैसेज हो, बहुत सारे नोड्स हो, बहुत सारे एलिमेंट हो। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी निकालनी होती है, तो हम नेटवर्क थ्योरम्स लगाते हैं। नेटवर्क थ्योरम्स के लिए कंडीशन है, लिमिटेशन है कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर सर्किट। तो लीनियर सर्किट के लिए क्या क्या कंडीशन थी? दो कंडीशन थी, एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी। मतलब अगर इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप उस पर नेटवर्क थ्योरम लगा सकते हो। अगर एडिटिविटी, होमोजेनिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप उस पर नेटवर्क थ्योरम्स नहीं लगा सकते। एक ऐसा थ्योरम है जिसको लीनियरिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सस्पेंस रखो। बाकी जितने भी थ्योरम्स हैं, सबके लिए कंडीशन है कि लीनियर सर्किट मस्ट होना चाहिए। यस, टेलीगेंस थ्योरम इज दैट थ्योरम जो कि लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों पे एप्लीकेबल है। अदरवाइज
सारे के सारे थ्योरम्स इज अप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर सर्किट। अब थ्योरम्स होते कितने हैं पहले उस पे बात कर लेते हैं। थ्योरम्स होते किस पे हैं पहले उस पे बात करते हैं। देखो, तो सबसे पहला थ्योरम है सुपर पोजिशन थ्योरम। आपको विजिबल है? सबसे पहला थ्योरम कौन है? सुपर पोजिशन थ्योरम। ठीक है। देन हम बात करेंगे थेवेनिन थ्योरम, देन नॉर्टन्स थ्योरम, देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, देन रेसिप्रोसिटी थ्योरम, टेलिगेंस थ्योरम। यही टेलिगेंस थ्योरम है जो कि दोनों के लिए वैलिड है, लीनियर एंड नॉन लीनियर बोथ। बाकी सारे किसके लिए? सिर्फ लीनियर के लिए। देन मिलीमेंस एंड देन कंपनसेशन थ्योरम, देन कंपनसेशन थ्योरम। ठीक है। तो इतने थ्योरम्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? एक एक को स्टार्ट करा जाए। सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, टेलिगेंस थ्योरम, मिलीमैन्स थ्योरम एंड कंपनसेशन थ्योरम। अब अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए हम सारे को डील करेंगे, क्योंकि कौन सा आ जाएगा आपको खुद में आइडिया नहीं होगा। बट हाँ, ज्यादा वेटेज किसका होता है? तो मोस्ट प्रोबेबली नेटवर्क थेवेनिन थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा चांसेज होते हैं अगर इनमें सबसे हाईएस्ट, या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से। बाकी सबका वेटेज लगभग सेम है, तो हम सबको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ट्रस्ट करो, कोई डाउट नहीं रहेगा, थ्योरम्स आपके एकदम टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट थ्योरी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहाँ लगाएं, कौन सा लगाएं, कैसे लगाएं। बस आप सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे समझाया जा रहा है आप उस चीजों को समझते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सुपरपोजिशन थ्योरम की। अभी यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो एक बार। यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो एक बार। ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की। हम बात करते हैं किसकी? सुपरपोजिशन थ्योरम की। ठीक है, तो देखो सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है। तो सब सुपरपोजिशन थ्योरम की पहले लिमिटेशन, सबसे पहले तुमसे लिमिटेशन ही पूछते हैं। तो दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर लीनियर एक्टिव एंड बाइलेटरल नेटवर्क। ठीक है, लीनियर एक्टिव एंड बाइलेटरल नेटवर्क। सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर एक्टिव एंड बाइलेटरल नेटवर्क। तो देखो, लीनियर क्या होता है बताना जरा। व्हाट इज लीनियर? जब दो कंडीशन को सेटिस्फाई करें, कौन कौन? होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी। क्लियर है सबको? मैं इतनी बार रिपीट करा दूंगा कि आप लोग चाह के भी नहीं भूलोगे, टेंशन मत लो, बस आप ध्यान से सुनते रहो। लीनियरिटी, लीनियर दो कंडीशन, एक होमोजेनिटी देन एडिटिविटी, ठीक है, एडिटिविटी। ओके, देन आपका जो एक्टिव है, व्हाट इज एक्टिव? जो आपका एक्टिव का डिफिनीशन है वो क्या था? हमने पढ़ा था। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ एक्टिव? कि जो आउटसाइड वर्ल्ड को फॉर अ लॉन्ग टाइम एनर्जी प्रोवाइड करे, दैट इज द डिफिनीशन ऑफ एक्टिव सोर्स। क्लियर है सबको? एक्टिव सोर्स इज व्हाट? जो कभी लॉन्ग, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करे। मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम तभी लगेगा जब उस सर्किट में कोई एक्टिव एलिमेंट हो। और व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट? या तो वोल्टेज सोर्स, या तो करंट सोर्स, या फिर दोनों साथ में रहें। क्लियर है? दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव। देन नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइलेटरल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई What is the meaning of bilateral?
तो बाइलेटरल का मतलब होता है, देखो दो एलिमेंट लेते हैं, एक होता है यूनिलेटरल, एक होता है बाइलेटरल। एक होता है यूनिलेटरल, एक होता है बाइलेटरल। तो अगर एक रेजिस्टेंस है, अगर एक रेजिस्टेंस है, ध्यान समझना, मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूं तुम्हें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइलेटरल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिलेटरल, ठीक है। तो अगर हम यूनिलेटरल की बात करें और अगर हम बाइलेटरल की बात करें, तो इसका मतलब क्या है? बाइलेटरल का मतलब, जब भी आप मान लीजिए कोई सोर्स, कोई एलिमेंट लगा रहे हो आप, मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, और यहां पे आपने 5 वोल्ट का सोर्स लगाया हुआ है, 5 वोल्ट का सोर्स लगाया हुआ है, और इसमें से 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो एक बात बताओ, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बोलो। 1 ओम, 1 ओम, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर सेम सर्किट में, चलो एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा यहां पे आ जाते हैं, यहां पे एक लगा देते हैं डायोड, हम यहां पे क्या लगा देते हैं, एक डायोड, और डायोड आइडियल है, डायोड आइडियल है। तो एक बात बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब एक करंट इस तरीके से है तो डायोड का जो रेजिस्टेंस है कितना होगा? आइडियल डायोड है, बताओ कितना होगा? आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। क्लियर? ओके, 0। आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा ट्विस्ट रखते हैं। व्हाट इज दैट ट्विस्ट? ट्विस्ट ये है कि जो आपका वोल्टेज सर्किट है ना, उसकी पोलैरिटी आप चेंज कर दो। वोल्टेज सर्किट की क्या करो? पोलैरिटी चेंज कर दो। वोल्टेज सर्किट पोलैरिटी चेंज कर दो। तो एक बात बताओ, अगर आपने वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर दी, मतलब यहां पे 5 वोल्ट था तो यहां भी 5 वोल्ट ही है, और करंट की डायरेक्शन अभी इधर हो जाएगी 5 एम्पियर, तो आप बताओ यहां पे करंट कितना, यहां पे रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। चलो, सब अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे डायोड्स का सेम पोजीशन है, बट यहां पे हमने क्या किया, सर्किट की पोलैरिटी चेंज कर दी। अब बताओ कि जो रेजिस्टेंस है, जो इंपीडेंस है, या जो रेजिस्टेंस है, कितना होने वाला है? दैट इज इंफिनिटी, दैट इज इनफाइनाइट। तो अब यहां से बात समझो, अगर वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करने पे सर्किट का एलिमेंट सेम रेजिस्टेंस, सेम इंपीडेंस शो करता है, तो सर्किट इज सर्किट इज बाइलेटरल, सर्किट इज बाइलेटरल। एंड अगर पोलैरिटी चेंज करने से रेजिस्टेंस, सर्किट का पोलैरिटी, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करने से सर्किट का इंपीडेंस 0, मतलब चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल। बात क्लियर हुआ कि नहीं? बाइलेटरल यूनिलेटरल में डिफरेंस क्लियर हुआ? फिर से समझो, वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज करने पे अगर सेम रेजिस्टेंस शो कर रहा है, सेम रेजिस्टेंस मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम रेजिस्टेंस मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसी को जो बुक के लैंग्वेज में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है कि वोल्टेज की पोलैरिटी, वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज करने पे अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, तो बेसिक बात है ना, अगर रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो शो करेगा। अगर रेजिस्टेंस सेम रहेगा, अगर रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा? सेम ही रहेगा ना। तो इसका मतलब अलग अलग, अगर अलग अलग रेजिस्टेंस शो कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स
मतलब स्लोप, स्लोप मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है तो यूनिलेटरल, रेजिस्टेंस अगर सेम है तो बाइलेटरल। बट किसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं हम? वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग, मतलब वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करो, रेजिस्टेंस सेम आ गया तो बाइलेटरल। वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करो, अगर डिफरेंट आ गया रेजिस्टेंस तो दैट इज यूनिलेटरल। आई होप सबको यूनिलेटरल बाइलेटरल में, बाइलेटरल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो क्या मतलब हुआ कि लीनियर इज व्हाट? होमोजेनिटी, एडिटिविटी। एक्टिव इज व्हाट? जो आउटसाइड वर्ल्ड को फॉर अ लॉन्ग टाइम एनर्जी प्रोवाइड करे। व्हाट इज बाइलेटरल? बाइलेटरल का मतलब हमने डिटेल में बातें कर ली। बाइलेटरल मतलब वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करने पे रेजिस्टेंस अगर सेम है तो दैट इज बाइलेटरल। वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करने पे अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है दैट इज यूनिलेटरल। दैट्स इट। ठीक है, तो एक थी पहली लिमिटेशन कि सुपरपोजिशन कहां लगेगा। अभी मैं सुपरपोजिशन पे आया नहीं, अभी मैं पहले लाइन पे था। ठीक है, ओके। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लो, जैसे आप घर से, जैसे होता है ना कि हम छोटे से होते हैं, छोटे से क्या मतलब, मान लो 12th के बाद या फिर इंजीनियरिंग में जब भी थे, तो हम जब भी मान लो कॉलेज जा रहे होते थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना, बातों को दिल पे मत लेना, कॉन्सेप्ट को समझना। जब भी हम कॉलेज जाते थे तो कहीं ना कहीं होता था ना कि घर वाले हमें कुछ ना कुछ पॉकेट मनी देते थे। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता था कि जो पॉकेट मनी होती थी काइंड ऑफ वो तुम काउंट नहीं कर रहे होते हो, तुम छुपा के ही ले रहे होते हो, मतलब उन्होंने जस्ट पॉकेट में डाल दिया, उन्होंने जस्ट पॉकेट में डाल दिया। ठीक है, मान लो आपके पापा ने अलग पॉकेट में डाल दिया एंड मम्मी ने अलग पॉकेट में डाल दिया, और आपने उसे काउंट नहीं किया हुआ है। ध्यान से समझना बात को, आपने उसे काउंट नहीं किया हुआ है। ठीक है, आपके पॉकेट में पैसे हैं टोटल। अब आप रास्ते में गए और बिना काउंट किए, बिना देखे आपने पैसे खर्चे करने स्टार्ट कर दिए, और आपका कॉलेज पहुंचते पहुंचते सारे पैसे खर्च हो गए, और आपने कोई हिसाब नहीं रखा हुआ है कि कहां कैसे पैसे खर्च हुए। समझना पॉइंट को, आपने कोई हिसाब नहीं रखा कि कहां कितने पैसे खर्च हुए। तो एक बात बताओ, क्या अभी तक आपको आइडिया है, अगर सारे पैसे खर्च हो गए तो क्या आपको आइडिया है कि आपको कितने पैसे मिले थे? बोलो, अगर सारे पैसे खर्च हो गए तो क्या आपको आइडिया है कि कितने पैसे मिले थे आपको? बेसिकली नहीं है, बेसिकली नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ऑब्वियस बात है, इंडिविजुअली कुछ भी सामान ले रहे थे तो लेते चले आए, आपको कोई आइडिया नहीं था कि आपके पास कितने पैसे थे, कितने खर्च हो गए। अब आपके पास क्या तरीका है पैसे जानने का? बताओ, आपके पास पैसे जानने का क्या तरीका है कि कितने पैसे थे? बोलो। मॉम एंड डैड से पूछो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मतलब पाप इंडिविजुअली आप मम्मी से पूछो कि आप मम्मी से पूछो कि आपने कितने पैसे दिए थे, दैट इज सपोज 1000। आप पापा से पूछो कि कितने पैसे दिए थे, सपोज दैट इज 2000। अब आपने क्या करना है, 1000 प्लस 2000, इसका मतलब टोटल कितने पैसे थे? 3000। अभी बात क्लियर है? एक पॉइंट क्लियर है? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मतलब आपको सुपरपोजिशन थ्योरम समझ में आ चुका है। अब बस आपको रिलेट करना है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बस आपको रिलेट करना है और आप सुपरपोजिशन थ्योरम समझ चुके हो। ठीक है, अब आते हैं अपने सुपरपोजिशन थ्योरम पे। देखो, तो सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या? बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम का, मान लो सपोज एक नेटवर्क लिया, ठीक है,
एक नेटवर्क लिया। इस एग्जाम्पल को अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखना, इस एग्जाम्पल को थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखना। अभी मत सोचने मुझे तो पैसे ही नहीं देते थे। मान लो, अब देखो, ये आपका सर्किट है, ये आपका सर्किट है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो ब्रांच है, मान लो 3 ओम है, 6 ओम है, दैट इज सपोज 2 ओम। ध्यान समझना, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ब्रांच है इसमें टोटल करंट कितना हुआ, ये जो ब्रांच है इसमें टोटल करंट कितना है। ध्यान से समझो, मतलब आपसे रूम हॉस्टल पहुंचने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपने टोटल पैसे कितने खर्च किए। आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल आपने कितने पैसे खर्च किए। इन द सेम मैनर ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है उससे पूछा जा रहा है कि कितने टोटल करंट हुआ। तो अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे आप, इंडिविजुअली पहले मम्मी से पूछा, मतलब मम्मी से पूछा इन द सेंस पहले एक वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट किया, दूसरे को डीएक्टिवेट किया, और इसकी वजह से देखा कि इसमें कितना करंट आ रहा है। सपोज दैट करंट इज I1। उसके बाद मम्मी से डन, देन पापा के पास गए, काइंड ऑफ सेकेंड सोर्स के पास गए, 9 एम्पियर के पास गए एंड 18 वोल्ट को क्या किया, डीएक्टिवेट किया। अब इस 9 एम्पियर की वजह से जितना करंट आ रहा था, सपोज इसकी वजह से करंट आ रहा था I2, तो अब क्या करेंगे, इसकी वजह से I1 आया किसमें, इसमें, इसकी वजह से कितना आया, I2 आया किसमें, बीच वाले में। अब जब दोनों को ऐड किया तो क्या है, दोनों एडिशन के बाद टोटल करंट नहीं हो जाएगा, बोलो, दोनों एडिशन के बाद टोटल करंट नहीं हो जाएगा। क्लियर हुआ, सुपरपोजिशन थ्योरम समझ में आ गया। मतलब एट अ टाइम सिंगल सोर्स विल एक्ट। अगर आपने दोनों मम्मी पापा से दोनों से पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि किसने कितना दिया, टोटल नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो मतलब यही है कि सुपरपोजिशन का सिंपल सा मतलब है कि एट अ टाइम सिंगल सोर्स विल एक्ट, उसकी वजह से रिस्पांस निकालो, फिर दूसरे को डीएक्टिवेट करो, पहले को एक्टिवेट करो और उसकी वजह से रिस्पांस निकालो, फिर लास्ट में दोनों को ऐड कर दो, जो आंसर आएगा दैट इज द टोटल करंट। दिस इज द सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या अभी कोई ऐसा है जिसको सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब नहीं समझ में आया, बोलो, क्या कोई ऐसा है जिसको सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब नहीं समझ में आया? क्या मजाक चल रहा है यार भाई, इससे क्या, इससे मतलब बेसिक में क्या ही जाए। आप फुल्ली फोकस्ड नहीं हो मतलब, खैर चलो। तो अब देखो, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, जब भी अब जब भी आपको सपोज, अब देखो मैंने क्या बोला था, नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम क्या होता है, नेटवर्क थ्योरम क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालना है, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालना है। तो सुपरपोजिशन का मतलब यह है कि किसी जिस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालना है उसमें एट अ टाइम एक सोर्स से काम लो, ठीक है,
एक सोर्स से काम लो और दूसरे को एक्टिवेट करो, डीएक्टिवेट करो। अच्छा, उसके पहले एक कॉन्सेप्ट और समझ लो। जो करंट देखो, एक्टिवेट डीएक्टिवेट का मतलब क्या होता है? एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट का मतलब क्या होता है? मतलब सॉरी, डीएक्टिवेट का मतलब क्या होता है? डीएक्टिवेट का मतलब होता है कि सोर्स को सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय क्रिप्टो। अभी तुम्हारे क्वेश्चन पे आएंगे, टेंशन मत लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, दिल छोटा मत करना। डीएक्टिवेट का मतलब क्या होता है? सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सोर्स कितने टाइप के होते हैं? तो एक होता है करंट सोर्स और एक होता है वोल्टेज सोर्स। अब आप बताओ, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो या इनफाइनाइट? करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो या इनफाइनाइट? करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। चलो वेरी गुड, सबको याद है। किस में जुड़ता है? सीरीज में, पैरेलल में? करंट सोर्स का रेजिस्टेंस किस में जुड़ता है? जुड़ता है इन द सेंस किस में शो करते हैं? पैरेलल में। और आइडियल के लिए करंट सोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। और वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस किस में शो करते हैं? सीरीज में। और वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो। और अगर करंट सोर्स की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसका मतलब ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। करंट सोर्स को रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मतलब ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। देन व्हाट इज द कंक्लूजन? जहां भी आपको करंट सोर्स दिखे उसको ओपन सर्किट कर देना, जहां भी वोल्टेज सोर्स दिखे उसको शॉर्ट सर्किट कर देना। बट ये तभी करना जब उस सोर्स को डीएक्टिवेट करना होगा। पॉइंट क्लियर है? करंट सोर्स को ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, बट कब? जब आपको उस सर्किट को, उस सोर्स को डीएक्टिवेट करना है। डन? आगे बढ़े। ओके। तो अब यहां पे एक बात बताओ कि इसमें, इस ब्रांच में कितने सोर्स की वजह से करंट आ सकते हैं? इस ब्रांच में टोटल कितने सोर्स हैं जिसकी वजह से करंट आ सकता है? कितने सोर्सेज हैं जिसकी वजह से करंट आ सकता है? दो। मतलब अगर दो सोर्सेज हैं, अगर दो सोर्सेज हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें, अगर देखो एक सिंपल लाइन लिखवाता हूं, एक सिंपल लाइन लिखवाता हूं। फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम, एट अ टाइम, एट अ टाइम only single source will act and other sources we have to deactivate. What is meaning of deactivate? What is meaning of deactivate? अभी बात करी। करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट। ये बहुत तरीके से याद रखना, और मैंने तरीके से बताने की कोशिश करी है ताकि भूलो भी मत। ठीक है? ये नहीं कि करंट सोर्स को ओपन कर, शॉर्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्स को ओपन कर दिया। तो जब अगर गलती कर रहे हो तो ये चीजें याद कर लेना कि करंट सोर्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उसका रेजिस्टेंस जीरो जाने के लिए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट। इंटरनल, एक मिनट, रिप्लेस्ड बाय देयर, एक वर्ड यहां पे मिसिंग है, रिप्लेस्ड बाय देयर आइडियल
इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट। आइडियल रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो, मतलब शॉर्ट सर्किट। ओके, तो व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम? इन सुपरपोजिशन थ्योरम एट अ टाइम ओनली सिंगल सोर्स विल एक्ट एंड अदर सोर्स वी हैव टू डीएक्टिवेट। सिंपल। अब हम क्या करते हैं, सपोज यहां पे दो सोर्सेज हैं, 18 वोल्ट को 18 वोल्ट को रखते हैं एक्टिवेटेड एंड 9 एम्पियर को रखते हैं, करते हैं डीएक्टिवेट। ठीक है। दूसरे केस में क्या करेंगे? दूसरे केस में क्या करने वाले हैं? 18 वोल्ट क्या होगा? डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट एंड 9 एम्पियर क्या होगा? एक्टिवेट। समझते चलो। 9 एम्पियर क्या होगा? एक्टिवेट। देखो, अब 18 वोल्ट एक्टिवेटेड, 9 एम्पियर डीएक्टिवेटेड। 18 वोल्ट, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, दिस इज केस 1, केस 2। जैसे अब तुम घर से आ रहे थे तो दो ही लोगों ने पैसे दिए ना। अगर इन केस दादी ने भी पैसे दे दिए होते, ठीक है, इन केस दादी ने भी पैसे दे दिए होते तो कहीं ना कहीं 3 सोर्सेज हो गए। तो एट अ टाइम पहले दादी से पूछोगे कितना दिया था, पहले फिर मम्मी से पूछोगे, देन पापा से पूछोगे, फिर तीनों लोग का ऐड कर लोगे। मतलब एट अ टाइम एक ही लोग से पूछोगे ना, दो दो लोग से पूछोगे कंफ्यूजन होगी। तो अब यहां पे एक एक केस की बात करते हैं। 18 वोल्ट इज एक्टिवेटेड, अगर इसको एक्टिवेट करना है तो आप बताओ करंट सोर्स क्या होगा, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन या शॉर्ट? सब लोग बोलो, करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन या शॉर्ट? क्योंकि करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है, क्या करना है, ओपन। क्या करना है, ओपन। तो अगर ओपन कर दिया, थोड़ी देर के लिए यहीं पे देखो, तो आपका सर्किट कुछ इतना बचा, 8 वोल्ट 6 3 दिख रहा है सबको, 8 6 3, ठीक है। तो अब इस सर्किट को मैं यहां पे बना लेता हूं, इस सर्किट को मैं यहां पे बना लेता हूं। याद रखना, मैं जो भी टाइम लेता हूं ना, पहले क्वेश्चन में लेता हूं, उसके बाद जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, मैं डायरेक्ट करंट लिखवाऊंगा। फिर जैसे मैं इक्विवेलेंट करवाता था, तो जितना भी कॉन्सेप्ट समझना है पहले क्वेश्चन में समझ लेना, बाकी तो मेरे सॉल्यूशन के नाम पे कुछ नहीं होते, मेरे डायरेक्ट आंसर होंगे, फिर बता दूं पहले ही, ठीक है। तो जितना भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डिटेल में समझाने का, वो सारा मैं इस चीज में समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे स्पीड भी लानी है तुम लोगों की। तो प्लस माइनस क्या, 18 वोल्ट, प्लस माइनस 18 वोल्ट, देन 6 ओम। तो जिसको नहीं समझ आए बता देना। और यहां पे हमारा रेजिस्टेंस था, दैट इज 3 एम्पियर। अब एक बात बताओ, यहां पे जो करंट होगा, क्या कौन सा करंट होगा, आई होगा, I1 होगा, I2 होगा, क्या होगा? अभी जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, आई होगा, I1 होगा, I2 होगा? I1, वेरी गुड। क्या होगा, I1। डन, ओके। अब I1 की वैल्यू बता दो, व्हाट इज I1? व्हाट इज I1? 18 डिवाइड बाई 9, दैट इज 2 एम्पियर, दैट इज 2 एम्पियर। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब 18 वोल्ट को डीएक्टिवेट करना है, 9 एम्पियर को एक्टिवेट करना है। अब अगर 9 वोल्ट को डीएक्टिवेट करना है, इसका मतलब इसे क्या करें, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? 9 वोल्ट को अगर डीएक्टिवेट करना है तो ओपन सर्किट करें या शॉर्ट सर्किट करें? शॉर्ट सर्किट करना है। और अगर शॉर्ट सर्किट किया, अगर शॉर्ट सर्किट किया तो आपका सर्किट कुछ ऐसा बन रहा है, एक रेजिस्टेंस यहां पे, एक रेजिस्टेंस यहां पे। करंट सोर्स को ओपन करना है, शॉर्ट करना है? करंट सोर्स को ओपन करना है, शॉर्ट करना है? बोलो, करंट सोर्स को ओपन करना है, शॉर्ट करना है? आधे लोग आगे जाते हुए, अरे यार सबको ओपन ही कर दोगे तो रिस्पांस कहां से आएगा? एक को कर दिया ना।
ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि भावनाओं में आके ऐसा नहीं कि अरे करंट सोर्स ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, जितने भी सोर्सेज दिखे सबको एक तरफ से सबको खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। नहीं, तब तो रिस्पॉन्स ही नहीं आना। क्लियर? तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। दिस इज 9 एम्पियर, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 6 ओम। अब बताओ आप किस करंट में इंटरेस्टेड हो, ब्रांच नंबर 3 ओम वाले में या 6 ओम वाले में? किस करंट में इंटरेस्टेड हो? 3 ओम में, क्योंकि उसको ऐड करना है ना। तो अब आप बताओ यहां पे जो करंट आएगा वो I1 होगा I2 होगा? करंट क्या होगा, I1 या I2? यहां पे जो करंट आएगा क्या होगा, I2। अब जल्दी से I2 की वैल्यू बता दो, चलो जल्दी से I2 की वैल्यू बता दो। करंट डिवीजन थ्योरम याद करो, करंट डिवीजन थ्योरम। करंट डिवीजन क्या था, करंट डिवीजन थ्योरम क्या था? जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल 6 + 3 इंटू 9, देन आंसर इज 6 एम्पियर। ये सबको समझ में आया कि नहीं? करंट डिवीजन थ्योरम मैंने बताया था, वोल्टेज डिवीजन थ्योरम के लिए बोला था जिस वोल्टेज में निकाला था उसी का रेजिस्टेंस लेना, बट करंट डिवीजन थ्योरम के लिए बोला था कि जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना है उसके अपोजिट वाला लेना। क्लियर है? मैंने बोला भी था कि इसको मैं बार बार थ्योरम में यूज करूंगा, मैंने उस समय बोला भी था बार बार थ्योरम में यूज करूंगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को सीरियसली लेना जो भी बात बोली जाती है क्लास में। खैर, तो यहां पे I2 की वैल्यू कितनी होगी, 6 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी होगी, 6 एम्पियर। अब बताओ, अब ध्यान दो, अब पहले की वजह से करंट आया, पहले की वजह से करंट आया, देखो I इज इक्वल टू वॉट, I इज इक्वल टू वॉट, I इज इक्वल टू वॉट, I1 प्लस I2। ध्यान से सुनना, अभी गलती यहां पे तुम लोग करने वाले हो, कुछ लोग तो करेंगे ही करेंगे। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब एक बात बताओ, इस ब्रांच में इसकी वजह से करंट नीचे जा रहा है, पहले सोर्स की वजह से करंट नीचे जा रहा है? बोलो, पहले सोर्स की वजह से करंट नीचे जा रहा है, दूसरे ब्रांच की वजह से करंट ऊपर जा रहा है, दूसरे ब्रांच की वजह से करंट ऊपर जा रहा है। तो नीचे कितने से जा रहा था, नीचे कितने से जा रहा था, 2 एम्पियर, एंड ऊपर कितने से जा रहा है, -6 एम्पियर। देन व्हाट इज द आंसर, आंसर इज -4 एम्पियर। अब देख लो किसका -4 आया था, किसी का आया था, ईमानदारी से बताना। सिर्फ मुनीष का आया था, शुभम ने भी आंसर 4 दिया था। दिनेश, ओके, वेरी गुड। तो हर एक क्वेश्चन में ट्विस्ट होगा, याद रखना। यहां पे क्लास में जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, जितना तुम सोचते हो वहां से स्टार्ट होता है सोचना, जो भी नोट्स में क्वेश्चन होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा करो कि एकदम सिंपल तो नहीं होने वाला तुम्हारे लिए। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हाँ, तो हाँ तो देखो उसका सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, जब करंट सोर्स को डीएक्टिवेट किया, करंट सोर्स को क्या किया, ओपन सर्किट। स्पीकर ऑफ करो, ध्यान से सुनो।
करंट सोर्स को जब हटाया तो क्या किया, ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट कर दिया, मान लो तुम्हारे हिसाब से सिर्फ इतना ओपन करना था, तो एक बात बताओ, जब करंट आ ही नहीं रहा है तो इस 2 ओम को क्यों कंसीडर करोगे आप? सिंपल सी बात है, जब करंट आ ही नहीं रहा है तो क्यों कंसीडर करोगे आप? अब आप बोल रहे हो कि सर जब 18 वोल्ट को हटाया तो क्यों नहीं करा, तो 18 वोल्ट को शॉर्ट किया ना, शॉर्ट किया मतलब इसमें से करंट फ्लो होएगा, और अगर करंट फ्लो होएगा तो obvious सी बात है 6 ओम को कंसीडर करना पड़ेगा ना। समझ में आया? ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर रहे हो तो करंट क्या होएगा, उसमें से रन करेगा। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस तभी कंसीडर करेंगे जब उसमें से करंट जाएगा। अगर रेजिस्टेंस में से करंट नहीं जा रहा है तो मतलब उस रेजिस्टेंस का हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। अभी बताओ, क्या नाम था, क्रिप्टो तुम्हारा अभी एक क्लियर हुआ, सुपरपोजिशन। ठीक है, तो यार देखो 4 स्टेप से मैं बताता हूं, पहले सिंपल समझाऊंगा, फिर नॉर्मल, फिर थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, 3-4 लेवल में कहीं ना कहीं तो तुम्हें समझ में आ ही जाना। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखा करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सुपर पोजिशन में किसी को कोई दिक्कत है? लास्ट पूछ रहा हूं। दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर पोजिशन जो आपके सामने लिखा हुआ है। दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। बस अगर इस एग्जाम्पल को, इस थ्योरी को समझ लिया, सुपरपोजिशन क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, खैर, हाँ, पहला, हम्म 10 वोल्ट को ध्यान से समझो, अब थोड़ी देर के लिए स्टॉप, समझो। 10 वोल्ट को 10 वोल्ट को क्या करना है, एक्टिवेट। हाँ जी, सारे लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे यार। 10 वोल्ट एक्टिवेट 2 एम्पियर, बट ये थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। 10 एम्पियर, 10 वोल्ट एक्टिवेट 2 एम्पियर डीएक्टिवेट। देन यहां पे 10 वोल्ट डीएक्टिवेट एंड 2 एम्पियर एक्टिवेट। ठीक है, 10 एम्पियर 2 एक्टिवेट। ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब अगेन वही वाला सीन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10 वोल्टेज डिवीजन थ्योरम लगाओ जल्दी, वोल्टेज डिवीजन थ्योरम। 10 2/3 इंटू 10, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है वोल्टेज डिवीजन थ्योरम? जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है उसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू सप्लाई वोल्टेज, तो दैट इज 20/3। दिस इज V नॉट, दिस इज V नॉट। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? तो V नॉट इज व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस सोर्स। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ। अब यहां पे जब आप आओगे तो वोल्टेज को क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो जब आप वोल्टेज को शॉर्ट करोगे, जब आप वोल्टेज को शॉर्ट करोगे तो विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन थ्योरम, किसमें करंट निकालना है, इसमें निकालना है। तो इसमें का करंट निकालना है तो उसमें का रेजिस्टेंस, तो I1 इज इक्वल टू वॉट, कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, दैट इज वॉट, 2/3। अब दिस इज I1, बट यू आर इंटरेस्टेड इन, अच्छा सॉरी यहाँ पे V नॉट नहीं लिखना था, यहाँ पे V1 लिखना था। अब यू आर इंटरेस्टेड इन V2,
एंड व्हाट इज V2? व्हाट इज V2? बोलो जरा। V2 इज इक्वल टू I इंटू R। व्हाट इज I? I इज 2/3, R इज 2, दैट इज व्हाट 4/3। तो पहले सोर्स की वजह से 20/3, दूसरे सोर्स की वजह से 4/3, देन यू हैव टू एड अप बोथ। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 20/3 प्लस 4/3। आंसर इज व्हाट? 24 डिवाइड बाई 3, आंसर इज 8। अब तुमने आंसर गलत किया था क्या कुछ लोगों ने? फिर आंसर इज कहां से? V1। चलो ओके, V1 इज ओके। ओके, तो देखो, जब हम V2 की मतलब इस सोर्स की वजह से बात कर रहे हैं, अगर इस सोर्स की बात कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं हम वोल्टेज सोर्स, यहां पे जो वोल्टेज सोर्स था उसको हम क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स जो होगा उसे क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट। 16/16/3 मैंने कहीं गलत किया हुआ है क्या? डायरेक्शन कहाँ की डायरेक्शन? अच्छा, ओके। यहां पे यहां पे यहां पे वोल्टेज कैसा लिया था मैंने? सही था यार, ऐसे ही दिया ना। तो इसके जो क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से तो आंसर सही है ना मुनीश? V2 में V2 में क्या करोगे आप? चलो एक मिनट में वेरीफाई कर लूं। अच्छा, V2 में आपने किया, ओके ओके ओके, सॉरी, मुझे लगा मुझे बता। खैर, तो ओके, ध्यान से सुनो। हाँ, तो संदीप सुनना। अब यहां पे V1 का दैट इज ओके, V1 बाई, सर V1 भी समझाना। ओके ठीक है, मैं दोबारा ही फिर से समझा देता हूं, दोबारा ही पूरा समझा देता हूं। देखो, क्वेश्चन इज दिस कि V0 बताना था। तो V0 आपको पता है V1 प्लस V2 होने वाला है, V1 प्लस V2 होने वाला है। तो V1 मतलब कब? जब आप वोल्टेज सोर्स रखोगे, इसको डीएक्टिवेट करोगे। अगर करंट सोर्स को डीएक्टिवेट किया मतलब ये क्या हो गया? ओपन। तो अब यहां से इसके क्रॉस वोल्टेज आप बताओ, सुखजिंदर आप बताओ, V1 की वैल्यू बताओ। आप इसे भूल जाओ, V0 भूल जाओ। V0 यहाँ पे V0 इज द टोटल ना, मुझे आप इसका वैल्यू बता दो बस। V0 इज द टोटल, V1 की वैल्यू बताओ। इस केस में V1 की वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे आप? 10 डिवाइड बाई 3, चलो कन्वेंशनल तरीके से आ जाओ। 10 डिवाइड बाई 3, दिस इज द टोटल करंट इनटू 2, दैट इज 20/3। मत लगाओ वोल्टेज डिवीजन थ्योरम, कोई दिक्कत नहीं है। 10 डिवाइड बाई 3, दिस इज द करंट इन दिस सर्किट एंड वोल्टेज इज I इंटू R। समझ में आ रहा है कि नहीं सुखजिंदर? ठीक है, देखो ना, जब इसमें करंट कितना होगा? 10 डिवाइड बाई 3, बट हमें वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज इज व्हाट? I इंटू R। तो 10/3 इंटू 2, 2 इज द रेजिस्टेंस, तो 20/3। तो ए हो गया 20/3। तो V1 की वैल्यू आ गई 20/3। डन। ओके, अब आ जाओ इस पे, अब आ जाओ इस पे। तो जब हम दूसरा सोर्स लेंगे तो उस समय वोल्टेज सोर्स को क्या करने वाले हैं? हम शॉर्ट करने वाले हैं। वोल्टेज सोर्स को क्या करने वाले हैं? शॉर्ट करने वाले हैं। संदीप ध्यान से सुनना आप। तो अगर वोल्टेज को शॉर्ट कर दिया, अब 2 एम्पियर करंट, यहां भी कितना करंट आएगा? 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर करंट आएगा। अब एक कुछ ऐसा सर्किट है, एक कुछ ऐसा सर्किट है कि जहां से कितना आ रहा है? 2 एम्पियर। दो ब्रांचेज हैं, दो ब्रांचेज हैं,
दो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? एक 2 ओम और इसका रेजिस्टेंस कितना था? 1 ओम। ठीक है, 1 ओम एंड 2 ओम। अब इस ब्रांच में वोल्टेज बताना है, मतलब V2 की वैल्यू बताना है। V2 वैल्यू क्या होगा? I2 इंटू आर। मतलब व्हाट इज I2? I2 इज दिस करंट, I2 इंटू आर। अब I2 कैसे निकालोगे वो अभी देखते हैं। और R की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब I2 की वैल्यू बतानी है आपने। अब I2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो I2 की वैल्यू कैसे बताओगे आप? तो I2 की वैल्यू के लिए करंट डिवीजन थ्योरम लगा दो। तो करंट डिवीजन थ्योरम क्या होता है? जिस ब्रांच से आपको करंट निकालनी है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम इनटू सप्लाई करंट। तो आंसर इज 2/3। तो 2/3 इंटू 2 दैट इज 4/3। दिस इज V2। संदीप क्लियर हुआ? V2 इक्वल टू 4/3। V2 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो बस यहां पे V2 इक्वल टू 4/3, V1 इक्वल टू 20/3। जब दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया? V0 और V0 इक्वल टू 8। क्लियर? तो आपने गलती क्यों करी थी दिनेश? आई थिंक आपने आंसर 20/3 दिया, 20/3 दिया था। देखो कभी कभी हम चीजों को उतना वो नहीं लेते। अभी के टाइम पे आपकी आपके आपसे कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखो आप लोग। अब आप लोगों से गलती होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को लाइटली आप लोगों ने लेना ही नहीं है। खैर, अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम नोडल से कर लेते हैं। नोडल से तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो नोडल से क्या हो जाएगा? बहुत आसान। ध्यान समझना सब लोग। नोडल से V0, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, V0 डिवाइड बाई 10, जिसको नहीं समझ में आया बता देना, प्लस V0 डिवाइड बाई 2। प्लस या माइनस बोलना जरा, प्लस या माइनस? माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया? अब देखो यहां पे जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2V0 माइनस 20 प्लस V0 इज इक्वल टू 4। तो 3V0 इज इक्वल टू 24, V0 इज इक्वल टू 8। अब मतलब अब देखो इसी क्वेश्चन को आपने सुपरपोजिशन से किया तो कम से कम 3 मिनट लेगा। इसी क्वेश्चन को आप नोडल से करोगे तो कम विद इन 10 सेकेंड हो जाएगा। तो आप जब सारे मेथड पढ़ लोगे, सारे क्वेश्चन लगा लोगे, देन आपको ये भी रियलाइज करना है कि कौन सा मेथड तुम्हारे क्वेश्चन के लिए बेस्ट होगा। जैसे मुझे पता था कि इसमें नोडल बेस्ट ऑप्शन है, बट स्टिल मैंने सुपरपोजिशन से लगाया कि कभी आपके सामने अगर सुपरपोजिशन से ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप सुपरपोजिशन के बारे में नहीं सोचोगे, आप किसके बारे में सोचोगे? नोडल के बारे में सोचोगे। क्लियर है? वरना सुपरपोजिशन पे गए, टाइम वेस्ट हुआ, फिर आए, मार्क्स तो उतने ही मिलने। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम। इसमें आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, अब यहां पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक और है, मैं उस पर बात करता हूं थोड़ा सा। सुपरपोजिशन का ही समझ लो टर्म है, समझ लो सुपरपोजिशन का ही है। ठीक है, अच्छा, सुपरपोजिशन कब यूज करेंगे? सुपरपोजिशन कब यूज करेंगे? जब हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिस्पॉन्स। जब हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स में क्या क्या हो सकता है बताना जरा, रिस्पॉन्स में क्या क्या हो सकता है?
बोलो, रिस्पांस में क्या क्या हो सकता है? करंट हो सकता है, अभी लगाया ना, अभी करंट, एक में करंट निकाला था, एक में क्या निकाला? वोल्टेज, एक में क्या निकाला? वोल्टेज। और बताओ सुपरपोजिशन और किसी चीज में? रेजिस्टेंस तो नहीं, रेजिस्टेंस नहीं। एक बात बताओ, एक सर्किट रखोगे, एक सर्किट रखोगे तो मतलब उसमें से तो जब भी आएगा रिस्पांस ही आएगा ना। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस, सुपरपोजिशन से करंट रेजिस्टेंस नहीं निकालते, सुपरपोजिशन से रिस्पांस निकालते हैं। रिस्पांस में करंट और वोल्टेज, और कोई क्वांटिटी समझ में आ रही है आपको? बोलो, और कोई क्वांटिटी समझ में आ रही है? एनीवन? जिसको आप सुपरपोजिशन से निकालना पसंद करोगे? नहीं है किसी के दिमाग में? नहीं नहीं, नहीं समझे बात को, नहीं समझे बात को, फिर से। हाँ हाँ, भी अब अरे यार, लास्ट क्वेश्चन में क्या किया? लास्ट क्वेश्चन में क्या किया? एक में 20/3 आया था, एक में 4/3 आया। वोल्टेज, इसीलिए तो वोल्टेज ही लिखवाया ना। ओके, एक्चुअली मैं यही सुनना चाहता था कि सब लोग पावर की तरफ जाओ, बट याद रखना, पावर अगर आपको सर्किट में कैलकुलेट करना है तो कभी भी सुपरपोजिशन मत लगाना, गलती से भी। मैं इसको प्रूव करता हूं अभी, मैं इसको अभी प्रूव करता हूं, पॉइंट समझो। सुपरपोजिशन कभी भी पावर पे नहीं लगता, पावर और एनर्जी पे नहीं लगता, पावर और एनर्जी पे नहीं लगता। ये सिर्फ और सिर्फ इस पे लगता है, करंट एंड वोल्टेज पे। मतलब एक सर्किट है, अलग अलग सोर्सेज हैं, तो इंडिविजुअल करंट का रिस्पांस देखा, ऐड किया, तो दिस इज द करंट रिस्पांस। इंडिविजुअल वोल्टेज का रिस्पांस देखा, ऐड किया, दिस इज द वोल्टेज रिस्पांस। बट गलती से भी इंडिविजुअल पावर अगर दिया हो तो उसको ऐड ना कर देना, सिंपल। पहले मेरी बात थोड़ा बहुत समझ में आएगी नहीं तुम्हें? क्लियर है? जैसे सपोज, सपोज मान लो एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क है, अभी और बातें क्लियर होंगी एकदम। सपोज एक नेटवर्क है, लीनियर नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क क्यों लिख रहा हूं, कोई मुझे बताएगा? मैं लीनियर नेटवर्क क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अगर मैंने नॉन लीनियर लिख दिया तो क्या मैं इस पे क्या ये सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकता हूं क्या मैं? बोलो, अगर मैंने नॉन लीनियर लिख दिया तो नहीं लगा सकता ना, ठीक है? तो इसलिए लीनियर लिखा हुआ है, याद रखना। तो जब भी थ्योरम्स होते हैं ना, टेलीगेंस को छोड़ के बाकी सारे सर्किट पे लीनियर मस्ट होना चाहिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि तुम सर्किट ही नॉन लीनियर रहेगा बट बोलेगा सुपरपोजिशन थ्योरम, और उसमें एक ऑप्शन रहेगा सर्किट इज नॉन, सॉरी, थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। ठीक है? तो सारे याद रखो, जिस दिन क्वेश्चन के हर एक पहलू को समझने लगोगे, पेपर तो यार बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो सपोज दिस इज आई प्लस माइनस आर एंड भी दिस इज भी। अब एक बात बताओ, ये सपोज V1 है, ये V2 है, ये V1 है, ये V2 है। ध्यान समझना, अभी मैं डेरिवेशन तो नहीं करा सकता, वरना क्योंकि उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, फुल कोर्स होता तो जरूर करा देता। तो जब यहां पे टोटल करंट रिस्पांस पूछा जाएगा, जब यहां पे टोटल करंट रिस्पांस पूछा जाएगा तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू क्या हो, I क्या हो जाएगा बोलो? I1 प्लस I2। क्लियर? समझ में आ रही बात? जब यहां पे, ए आई की बात कर रहा हूं, जब यहां पे वोल्टेज पूछा जाएगा
तो आप क्या बोलोगे? एक्चुअली एक मिनट, एक मिनट, हाँ ठीक है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? वोल्टेज ड्यू टू V1 प्लस वोल्टेज ड्यू टू V2, वोल्टेज ड्यू टू 1, वोल्टेज ड्यू टू 2। बट अगर मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि इसकी वजह से पावर, समझना जरा, मैंने ये बोला कि इसकी वजह से वोल्टेज, हाँ एक बार थोड़ा और क्लियरिटी के साथ समझाता हूं, तब तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। देखो, इसकी वजह से तीन चीजें दी गई हैं, इसकी वजह से तीन चीजें दी गई हैं, इसकी वजह से भी तीन चीजें दी गई हैं। बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसकी वजह से दिया गया है दिस इज VA एंड दिस इज VB। इसकी वजह से क्या दिया गया? V1, इसकी वजह से I1, इसकी वजह से P1। ये मतलब क्या है? व्हाट इज V1, व्हाट इज I1, व्हाट इज P1? जब पूरे नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स VA अकेला काम कर रहा था, तो उस समय वोल्टेज कितना था इस एलिमेंट के अक्रॉस? V1। जब पूरे सोर्स में VA अकेला काम कर रहा था, तो इस सर्किट में इसकी वजह से करंट कितना था? I1। जब पूरे सर्किट में वोल्टेज सोर्स VA अकेला काम कर रहा था, तो इस रेजिस्टेंस में पावर कितना था? P1। इसी तरीके से सेम मैनर में यहां पे क्या हो जाएगा? V2, I2 एंड P2। ये बात सबको क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? V1 I1 P1 V2 I2 P2 कि जब इंडिविजुअली काम कर रहे थे तो ये था। अब सुपरपोजिशन में क्या बोला जाता है कि सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि जो आपका टोटल रिस्पांस वोल्टेज है वो क्या है? इंडिविजुअल का सम V1 प्लस V2। एग्री? एग्री करते हो? सुपरपोजिशन में क्या बोला जाता है कि जो टोटल वोल्टेज है दैट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल। इन द सेम मैनर I इज द सम ऑफ I1, I is the sum of I1 plus I2। सिंपल। बट यही गलती हमें किसके लिए नहीं करनी है? पावर के लिए। पावर इज नॉट इक्वल टू P1 एंड P2। अभी बात समझ में आई नहीं सबको कि कब हमें सुपरपोजिशन में पावर ऐड सिंपल नहीं करना है? ये बात सबको समझ में आ गई? मैं बहुत तो मतलब समझ लो कि मैं डेरिवेशन करवाना चाहता हूं, बट वही बात है, आधे घंटे लग जाएंगे उसमें। तो होता क्या है? तो होता ये है कि पावर PT इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट P1 प्लस माइनस अंडर रूट P2 का होल स्क्वायर। दिस इज द राइट एक्सप्रेशन। अब कोई कहेगा सर आया कैसे? तो वही बात है डेरिवेशन में, बट स्टिल मैं थोड़ा बता देता हूं। एक बात बताओ, जो पावर था वो क्या था? I स्क्वायर R था। तो I सिंपली ऐड हो नहीं सकता, मतलब लीनियर रिलेशन नहीं है। बेसिकली कौन सा रिलेशन है? नॉन लीनियर रिलेशन। इसलिए सिंपल ऐड नहीं हो सकता, देयर इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। अगर लीनियर रिलेशनशिप होता तो हम सिंपली ऐड कर लेते। क्लियर हो रही बात? ठीक है, ओके। तो दिस इज द PT P1 प्लस P2। अब आपको लग रहा होगा सर इसको यूज कैसे करें, हम इसको यूज कैसे करें? तो क्वेश्चन समझो कि एक क्वेश्चन आया हुआ है जो गेट में आया हुआ था। क्वेश्चन ये था, ध्यान समझना, क्वेश्चन ये था कि एक पावर सर्किट है, मतलब एक रेजिस्टेंस है। अच्छा एक मिनट, पहले यहां तक सबको बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक सबको बात समझ में आई कि नहीं? सुपरपोजिशन वोल्टेज पे लगाना है, करंट पे लगाना है, बट पावर पे नहीं लगाना है। अगर पावर पे लगाना है तो कैसे लगाना है? उसके लिए फॉर्मूला ए है, PT इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस P1 स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट P2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है वो समझो। जैसे देखो, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, तुम्हें क्या बताना है, इस रेजिस्टेंस में टोटल वोल्टेज बताना है, टोटल करंट बताना है, टोटल पावर बताना है। तीनों का आंसर एक सीक्वेंस में देना। ऐसे वोल्टेज लिख दिया, फिर करंट लिख दिया, फिर पावर लिख दिया। ठीक है, आंसर देना सब लोगों ने, कोई स्किप नहीं करेगा। क्वेश्चन इज हाँ, डाटा इज V1 इज 4, V2 इज 5, I1 इज 3, I2 इज 3, P1 इज 9, P2 इज 4। चलो आंसर बताओ सब लोग, सबका आंसर बताओ। वोल्टेज का बताओ, करंट का बताओ, पावर का बताओ। V1 इज 4, हाँ चलो सब लोग बताओ। टोटल वोल्टेज बताओ, टोटल करंट बताओ, टोटल पावर बताओ। मतलब सुपर पोजिशन 9, 6, 5। कोई और, एनीवन एल्स? सही कर लिया। 9, 6, 25। वेरी गुड। मतलब तुम अगर सब लोग 9, 6, 25 दे रहे हो, मतलब सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। एक्सलेंट। कोई ऐसा है जिसको देखो, वोल्टेज करंट का तो सब लोगों ने ऐड किया होगा, सिंपल 4 + 5 9, 3 + 3 9। बट पावर में क्या करना था, पावर में देखो क्या करना था, पावर में ये करना था प्लस माइनस। अब देखो प्लस माइनस का क्या सीन है वो भी समझ लो। अब जैसे ऐसा कभी कभी हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि पहले की वजह से करंट इधर जा रहा है, पहले की वजह से करंट इधर जा रहा है, और दूसरे की वजह से करंट इधर जा रहा है। तो अभी बताओ करंट क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं कि नहीं? करंट अभी अपोज कर रहे हैं, तो जो पावर होगा वो भी क्या करेगा, एक सब्ट्रैक्ट होगा। तो उस केस के लिए प्लस माइनस, बट अभी दोनों पावर पॉजिटिव हैं, तो इसलिए सिंपली प्लस माइनस लेना है, प्लस लेना है। +9 +4 का होल स्क्वायर, तो √9 का 3 प्लस √4 का 2 का होल स्क्वायर, आंसर इज 25। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, जब भी अगर ऐसा हुआ कि मतलब डायरेक्शन, जैसे पावर करंट की डायरेक्शन अगर चेंज होगी, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, समझ जाओ कि पावर माइनस होने वाला है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन अगर चेंज हुई तो समझ जाओ कि माइनस होने वाला है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं, ये सिर्फ दो के लिए नहीं है, याद रखना, ये नहीं कि दो के लिए है। अब जैसे मान लो तीन तीन सोर्सेज हैं, तो क्या लिखेंगे, ±P1 ±P2 ±P3। याद रखना इस बात को, ±P3 जितने भी हैं, बट लास्ट में क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। लास्ट में क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। बात समझ में आया कि नहीं?